नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे खेल विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम कैंप कार्यालय में होगी बैठक। खेल विभाग से जुड़े विषयों पर होगी विस्तृत समीक्षा। सरस आजीविका मेले का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय उत्पादों को भी मिलेगा बढ़ावा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खेल विभाग से जुड़े विषयों पर आज विस्तृत समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरस आजीविका मेले का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। तो महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय उत्पादों को इस दौरान बढ़ावा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे खेल विभाग की समीक्षा। सीएम कैंप कार्यालय में होगी बैठक और ऐसे में खेल विभाग से जुड़े विषयों पर विस्तृत समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो खेल विभाग से जुड़े विषयों पर आज विस्तृत समीक्षा बैठक होने जा रही है। सरस आजीविका मेले का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज के रहने वाले मुख्यमंत्री धामी के? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 11 बजे कैंप कार्यालय से खेल विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और एक खेल विभाग की जो समीक्षा बैठक होगी, इसमें तमाम जानकारी वो हासिल करेंगे कि आखिरकार जो एकेडमी स्थापित करने के लिए नई योजनाएं प्रारंभ की गई थी उस पर कितना काम हो पाया है। आखिरकार खिलाड़ियों के लिए जो बेहतर व्यवस्थाएं जो है दुर्गम क्षेत्रों में करने की बात की गई थी उन पर कितना काम हो पाया है। यानी तमाम जो खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनको लेकर के जो है आज पूरी जानकारी वो हासिल करेंगे। इसी में जो है अगर खेल मंत्री की बात की जाए तो खेल मंत्री विधानसभा में मौजूद होंगे, जहां पर जो है वहां उन अधिकारी भी मौजूद होंगे। वहां पर बैठ करके पूरी समीक्षा बैठक वो रहेगी और मुख्यमंत्री इसमें वर्चुअल माध्यम से पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर बैठक को देखा जाए तो महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि खेल से जुड़े जो खिलाड़ी होते हैं वो लगातार जो है उनके लिए किस तरह के बेहतर प्रयास जो है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इससे पूरा मोटिव रहता है कि आखिरकार सरकार किस तरह के नए आयाम जो है उनके लिए लेकर आई है, जिससे जो है आने वाले वक्त में उनकी जो खेल की जो प्रैक्टिस है वो जो है आसान होगी और आने वाले वक्त में वो अच्छे खेल के माध्यम से जो है राज्यों की प्रतिस्पर्धा में जो है शामिल हो सकेंगे और वहाँ पर जो है राज्य का नाम रोशन कर पाएँ। तो इसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए जो बेहतर व्यवस्था रहती है, चाहे वो प्रैक्टिस का माध्यम हो, प्रैक्टिस पिच हो, एकेडमी हो, तो ये तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएँ होती हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं चाहे स्टेडियम की बात हो तो ये तमाम व्यवस्थाएँ जो है सरकार की ओर से की जाती हैं। और इस पर जो है कहीं ना कहीं जो विधानसभा लेवल पर हो या जनपदीय लेवल पर जो व्यवस्थाएं करने की बात जो है सरकार ने की थी उसको लेकर के आज समीक्षा बैठक होगी और जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हासिल करेंगे कि आखिरकार कितनी अब तक व्यवस्थाएं हो पाई है, कितने बेहतर अकेडमियों को बनाने की जो बात आई थी उनमें कितना काम हो पाया है और खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं, किस तरह से उनको डाइट चार्ट पर फोकस कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि अभी जिस तरह से 38 राष्ट्रीय खेल हुए थे उसके बाद जो है 29वें राष्ट्रीय खेलों में भी जो है यहाँ से खिलाड़ी भाग लेने के लिए जाएंगे, तो उसकी तैयारियां जो है अभी से की जा रही है, क्योंकि उसके बाद जो है खिलाड़ियों को यहाँ से तैयार कर उसमें भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा में जो है कहीं ना कहीं भेजना है, तो वह भी एक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है उसको लेकर के जो है वहाँ पर उनको भेजा जाएगा और कहीं ना कहीं इसकी पूरी खेल की समीक्षा जो है उस पूरे माध्यम से की जाएगी, जो आज बैठक की जा रही है। जी योगेश, क्या इस बैठक में ये भी चर्चा की जाएगी कि खिलाड़ियों को क्या कुछ जो सुविधाएं हैं वो राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है, या फिर खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? क्योंकि योजनाएं तो कई सारी एक के बाद एक बना दी गई हैं खिलाड़ियों के लिए, लेकिन क्या उनको उसका लाभ भी मिल पा रहा है? इसको लेकर भी क्या चर्चा होगी? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विशाल, क्योंकि जो है खिलाड़ियों का फीडबैक जो है कहीं ना कहीं वो विभागों को मिलता रहता है और मुख्यमंत्री भी तमाम जब कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो वो खिलाड़ियों को किस तरह का जो है जो योजना बनाई गई है उसका लाभ कितना मिल पा रहा है ये जानकारी वे हासिल करते रहते हैं, क्योंकि नए नए तब जो है तैयारियाँ जो है वो खिलाड़ियों की रहती है, लेकिन उसमें जो है कितना सहयोग जो है सरकार की ओर से मिल पा रहा है ये देखने वाली बात होती है। और जो सरकार नई नई जो प्रोजेक्ट लेकर आती है कि उनको जो है कहीं ना कहीं तैयारियों के लेवल पर जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कितनी मिल पा रही हैं, ये जब जानकारी जो है स्वयं मुख्यमंत्री हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम भी होता नजर आता है। और इसके अलावा जो है वो आज जिस समीक्षा बैठक करेंगे तो वही जानकारी इस समीक्षा बैठक में करेंगे कि आखिरकार जो जो व्यवस्थाएं इस सरकार ने जो है खिलाड़ियों के लिए की थी वो कितनी धरातल पर उतर पाई हैं, खिलाड़ियों को कितना उसका लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश में भी एक कार्यक्रम है। ऋषिकेश में महिला जो उद्योग से जुड़ी महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और अगर ऐसे में देखा जाए तो महिला स्वयं सहायता समूह, क्योंकि जो है समूह की जो महिला
महिलाएं हैं वह अनेकों रोजगार के साधनों से जुड़ करके जो है काम करती हैं और लखपति दीदी उनको बनाने के लिए और इस बार जो है उनको करोड़पति तक जो है जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट में जैसा प्रस्ताव पास हुआ था तो उनको किस तरह से रोजगार के साधन मिल पा रहे हैं, क्योंकि स्वदेशी अपनाओ को लेकर के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आत्मनिर्भर के तहत जो है प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो है तमाम जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है मार्केट में भेजना, उसको नई जो है विश्व पटल पर तक पहचान दिलाने के लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से आज मुलाकात करेंगे, उनको किस तरह से प्रोडक्ट्स वो बना रही हैं, किस तरह से उनको बाजार मिल पा रहा है, उसके लिए भी वह जानकारी हासिल करेंगे। तो ये भी कार्यक्रम उनका रहने वाला है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम लगे हुए बेहद महत्वपूर्ण है और इनसे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है लाभ होता नजर आएगा, चाहे वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की बात हो या खेल विभाग से जुड़े खिलाड़ियों की बात हो। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम धामी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है और अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की 4 टीमों ने इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और मुझे विश्वास है इस लीग में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे बताया गया कि बहुत कम समय में एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड की बालिकाओं द्वारा बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित अंडर 19 की इस चैंपियनशिप में 2 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया गया है। इसके साथ ही हमारे राज्य के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि पर्वतीय राज्य की 3 बालिकाएं राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत एवं नंदिनी कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से वर्तमान में न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाई है। इसके लिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सभी टीम को, उनके सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं जो पूरे भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान बना रहा है। आज का युवा उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है, लेकिन ये सोचने का विषय है कि उत्तराखंड का टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है। हम जब देखते हैं कि हमारे पहाड़ी मूल के खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं पर अपने राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की टीमों से खेल रहे हैं, इसलिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम देश की सबसे मजबूत टीम बने। ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियोजन हम सब के द्वारा ऐसा प्रयास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में भव्य और उसका सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी इन खेलों के आयोजन ने किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंदर प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों को प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं,
हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है और इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास के लिए हमने नई खेल नीति भी लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, ऐसी अनेक योजना, खेल किट योजना जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की जो योग्यता है उसको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस प्रकार के जो प्रीमियर लीग हो रही है वो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार का यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना है, वो आने वाले समय में हमारे सभी खिलाड़ियों को उनका टैलेंट जो अन्य स्थानों पर दिखता है, उसके लिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अब यहीं पर हो सकेगा। आने वाले समय में आईपीएल में भी हम आशा करते हैं कि हमारे राज्य से कई खिलाड़ी वहां भी प्रतिभाग करेंगे और वहां जाकर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देशित किया है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवाई ना दें। उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन और ड्रग कंट्रोलर ताजवीर सिंह जग्गी के निर्देशन में जिले में की गई छापेमारी के दौरान 4 कप सिरप के नमूने भी एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। थराली नगर पंचायत क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान ने नाबालिग से छेड़छाड़ का प्रयास किया। वहीं नाबालिग लड़की ने अपनी मां को आपबीती बताई। पीड़िता की मां ने बताया कि सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान ने बहाने से उसकी नाबालिग बेटी को कैंटीन में बुलाया और छेड़छाड़ का प्रयास भी किया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में भी जुटी है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है? किस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली सीएसडी कैंटीन का ये मामला है, जहां नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने का आरोप लगा है। और जो नाबालिग लड़की है उसने अपनी मां को जाके आपबीती बताई और उसके बाद खुद नाबालिग लड़के की मां ने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी इस घटना को उजागर किया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे गई। जो सीएसडी कैंटीन में तैनात हवलदार हैं आरके नाथ, असम रेजिमेंट के बताए जा रहे हैं, उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। मिलिट्री पुलिस भी अभी की बात करें तो आज यहाँ पे पहुंच चुकी है और पूरी जो वारदात है उस पर अब क्या कुछ नया मोड़ आने वाला है वो देखने वाली बात है। परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में मोहन? परिजनों की ओर से थाना थराली में तहरीर दी गई है और पुलिस ने भी जिस तरीके की घटना हुई है उसको देखते हुए पोक्सो की धारा 7/8 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं 74 बीएनएस में ये मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और अब इसकी विवेचना की जा रही है। जी बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने आचरण संवाददाता योगेश आर्या से खास बातचीत में कहा है कि पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में रहा। पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से नदियों के पास फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि 3 नदियों से एक साथ उफान पर आने से क्षेत्र में भारी नुकसान भी हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब उत्तराखंड में पर्यटन फिर से पटरी पर लौट रहा है और उम्मीद है कि आपदा के कारण 4 धाम यात्रा पर न आ सके श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रदेश में आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। आपके सर, चैनल का भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आपके क्षेत्र में इस बार आपदा देखने को मिली और किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है, पुनर्वास के कार्य किस तरह से प्रारंभ किए गए हैं, सड़कों को लेकर किस तरह की स्थिति इस वक्त है, क्योंकि बहुत बड़ा मंजर देखने को मिला था वहाँ पर। 15 तारीख रात 10:30 बजे सूचना मिली कि जो रायपुर ब्लॉक का सरोना बेल्ट है वहाँ कई स्थानों पे कालीघाट है, फलेत है और भी कई जगह, और जो थोड़ा सा और आगे का जो ये नरेंद्र नगर ब्लॉक का हिस्सा है, यहाँ बहुत भयंकर बारिश हुई है और कई जगह बादल फटने की तरह पहाड़ भी टूट रहे हैं। तो मैंने जिला प्रशासन, सबसे पहले एसडीएम को किया, वो नैनीताल थे, तो उसके बाद फिर मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिस को, एसएसपी, एसपी सिटी, अपना थाना रायपुर, इनको सबको सूचित किया कि जितनी भी नदियां हैं बहुत भयंकर बाढ़ें आने वाली हैं, नदी के किनारे के जितने भी घर हैं उनको कहो कि खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तो लगभग 1 घंटे बाद ये शुरू हो गया। पहला जो 11 बजे के करीब, 11:30, पहला जो बहुत भयंकर पानी आया, और फिर दूसरी बार फिर हुआ जो लगभग 4:30 बजे के करीब और 5 बजे। तो कई, ये जो मालदेवता का रास्ता है, सौंग जो आती है उसने अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि सौंग में इतना खनिज इकट्ठा हो गया और पेड़ बहुत बड़े बड़े, वो 2 साल पहले भी आए थे, वो भी अभी तक नहीं, उसी में पड़े थे, और नए पेड़ आने से तो एक तरह का डैम बन गया और सौंग का पानी सारा बाल्दी नदी में। तो ये 3 नदियाँ इकट्ठी हो गई, बांदल, सौंग और बाल्दी, और ये आके इन्होंने एक जगह पे, वहाँ पर जो हमारा केसरवाला कहलाता है, वैसे तो बछेत है वो गांव, लेकिन हम केसरवाला के नाम से जानते हैं, जहाँ चौकी है, उससे थोड़ा सा आगे लगभग 150 मीटर जो हमारा मुख्य मार्ग था उसको बहा के ले गए। नदी रिस्पना के कई पुलों के अंदर पेड़ और कई कचरे, ये रजाई गद्दे फंस गए। आसपास की जितनी भी बस्तियाँ थी, कई मकान वहाँ टूट गए, कई मकानों में 5-5, 4-4 फुट मलबा भर गया, जिनको कई दिन तक साफ करते रहे। और मालदेवता का रास्ता भी खोलने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो वो भी सुबह इन क्षेत्रों में आए, पूरा प्रशासनिक अमला आया, पुलिस और जो मेरे प्रशासन के अधिकारी हैं और विभाग के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो चाहे निगम हो, हमने सबने मिलकर इस आपदा का सामना किया। और आज की स्थिति में हम रायपुर के अंदर, जो रायपुर विधानसभा है, वहाँ कोई रास्ता बंद नहीं है, लेकिन जो और क्षेत्र हैं अभी भी, जो रायपुर का सरोना बेल्ट के ऊपर के हैं, वहाँ कई रास्ते अभी नहीं बन पाए, क्योंकि मेरा अपना ब्लॉक रायपुर रहा, तो उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। मैं अपने ज़िला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ राशन पहुँचाया, और डीएम साहब स्वयं भी गए, और हमारी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में उनकी मदद की। और महंत इंद्रेश जो हॉस्पिटल है, उन्होंने कई जगह कैंप लगाए और दवाइयाँ मुफ्त में बांटी। मैं महंत जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनके भी कई बार लगातार फ़ोन आते रहे कि आप हमें भी सेवा के लिए बताएं, तो मैं महंत हॉस्पिटल का भी आभार करता हूँ। और अपनी सरकार, मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन,
सब ने मिलकर और सभी हमारे जो अधिकारी वर्ग है विभिन्न विभागों के, पानी की लाइनें बह गई थी। ये पूरा देहरादून, आपको जैसे पता ही होगा, 1 हफ्ते बाद पानी आया। ये सब लाइनें वहीं से आती हैं, बांदल नदी से, और सभी ने रात दिन मेहनत करके इस स्थिति को, जो बहुत विकट हो रही थी, उसको समाधान करने के लिए कार्य किया। मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, क्योंकि कई इलाके ऐसे भी अभी आप बता रहे हैं कि जहाँ पर सड़कें बनना जरूरी है, वहाँ के लिए काम लगातार जारी होगा, लेकिन वहाँ फिलहाल मौजूदा वक्त में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए राहत सामग्री जो है, राशन कैसे भिजवाएं? प्रशासन, वो सारा जिला प्रशासन और जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, सब जगह 2 गांव ऐसे थे जहां राशन नहीं था, वो हेलीकॉप्टर से जिला प्रशासन ने पहुंचाने का काम किया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज भी जहां रास्ते अभी नहीं बन पाए, वहां भी उनको भी राहत देने के लिए प्रशासन लगा है। और हम सब, क्योंकि सरकार और प्रशासन, अधिकारी जब सब में तालमेल रहता है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। इस बार चारधाम यात्रा में भी बीच में रुकावट आई, तो इस बार जो है क्या माना जाए कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा? जो श्रद्धालु इस वक्त नहीं आ पाएंगे ग्रीष्मकालीन में, तो शीतकालीन में वो शीतकालीन गद्दी पर पहुंचेंगे। ये आपदा का समय था, और आपदा में जब आप देहरादून जैसे शहर में देख लीजिए, इसमें तो पहाड़ी क्षेत्र कम है, यहाँ ही रास्ते कैसे बंद हो गए थे, टूट गए थे। ये पौंटा वाला रास्ता तो प्रेमनगर से अब भी दोबारा बंद हो गया। तो इसी तरह वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपदाएं आई हैं, चाहे केदारनाथ की घाटी हो, चाहे हमारी बद्रीनाथ की इधर हो, चमोली वगैरह। तो इसलिए अब रास्ते ठीक हुए हैं, तो अब यात्रा प्रारंभ हो गई, और शीतकालीन तक तो और रास्ते अच्छी तरह से सही हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो यात्रा के ऊपर प्रभाव पड़ा, और भी ज़्यादा हमारे जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो आएंगे और 4 धाम के दर्शन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, एचएन 24/7 देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एचएन 24/7। नमस्कार।